अनुराग पाठक द्वारा लिखित उपन्यास 12th फेल। हारा वही जो लड़ा नहीं। 2 महीने पहले दी हुई यूपी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ गया। ग्रुप में से केवल अविनाश की यूपी मुख्य परीक्षा क्लियर हुई थी। मनोज उत्तर प्रदेश पीएससी की मुख्य परीक्षा में असफल होने से दुखी था। उसने परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर आधे अधूरे लिखे थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन में हुई जातीय दंगे के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। इतिहास के चार्टिस्ट आंदोलन, अमेरिका के गृह युद्ध और प्राचीन भारत में गणतंत्र के उत्तर भी अच्छे से नहीं लिख पाया था। उसकी तैयारी इतनी सघन नहीं हुई थी कि सभी प्रश्नों के बेहतरीन उत्तर लिख सके। मनोज दुखी और निराश अपने कमरे में बैठा था। अब उसके पास अपनी असफलता के मूल्यांकन के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मनोज की स्थिति को समझते हुए और उसे प्रोत्साहित करते हुए श्रद्धा बोली, मनोज, अपनी असफलता से दुखी होने से कोई लाभ नहीं, बल्कि चिंतन करने की ज़रूरत है कि असफलता क्यों मिली। यही चिंतन तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगा। मुझे लगता है तुम्हें जनरल स्टडी और इतिहास की कोचिंग करनी चाहिए। बिना कोचिंग के तुम्हें इन विषयों में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तुम सही कह रही हो। मनोज को भी यही लग रहा था कि कोचिंग के अभाव में यूपीपीएससी का रिजल्ट खराब रहा है। मनोज कोचिंग के लिए पैसों की व्यवस्था करने कुछ दिनों के लिए गांव चला गया। पिता कई महीनों से गांव नहीं आए थे। उसने माँ से कुछ पैसे मांगे तो माँ ने पिता को कोसना शुरू कर दिया। अब मैं कहाँ से लाऊं पैसा? बाप ने तो कसम खाए ली है कि नौकरी ठीक से ना करेगो, चाहे मोड़ा मोड़ी भीख मांगे। उसने माँ से कहा, सब ठीक हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाए फिर कुछ परेशानी नहीं होगी। निराशा के इस वातावरण में उसने माँ को बहुत दूर किसी उम्मीद की झलक दिखाई, जिसका अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। माँ, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि एक भैंस पाल लूँ। राकेश के घर पे एक भैंस है, वो उधार दे रहा है। दूध बेच के खर्चा चला लूँगी। मनोज को माँ की कर्मठता पर रोना आ गया। कितनी अलग दुनिया है उसके घर और गांव की। पता नहीं कभी वह अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएगा या नहीं। 3-4 दिन तक उसने पैसे की व्यवस्था करने की कोशिश की। बेटे को परेशान देखकर माँ ने फिर कहीं से उधार पैसे लेकर उसे दे दिए। मनोज को गए हुए अभी 5 दिन ही हुए थे कि अकेलापन श्रद्धा को घेरने लगा। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने अपनी उन सहेलियों से मिलना शुरू किया जिनसे वह हॉस्टल में रहने के बावजूद कई दिनों तक नहीं मिलती थी। लेकिन 10 मिनट में ही उसका मन सहेलियों की बातों से ऊबने लगता। उसने कॉलेज के हॉस्टल में कई साल अकेले बिताए थे, पर कभी इस तरह का सूनापन उसे महसूस नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। कोचिंग जाते समय या शाम को कोचिंग से वापस आते समय उसकी आंखें लोगों की भीड़ में एक ही चेहरा तलाशती रहती, पर वहाँ वह चेहरा नहीं था। तमाम आवाज़ों में उसके कान एक ही आवाज़ सुनने के लिए तरसते रहते, पर वह आवाज़ वहाँ नहीं थी। बार बार वह बालकनी से नीचे सड़क को देख आती, पर उस सड़क पर उसे वह दिखाई नहीं देता जिसे देखने की तड़प उसके मन में थी। कहाँ है मनोज का गांव, कहाँ है उसका घर, उसे नहीं पता। कोई फ़ोन नंबर मनोज के घर का उसके पास नहीं था। उसकी इच्छा हुई कि वह मनोज के दोस्तों से मिलने गांधी विहार चली जाए। शायद पांडे के पास मनोज के घर का या उसके आस पड़ोस का कोई फ़ोन नंबर हो, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। थक हार कर वह अपनी किताबों में अपना मन लगाने की कोशिश करती, पर आधा घंटा पढ़ना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता। खाने का टिफ़िन उसका अधूरा ही वापस चला जाता। उसकी भूख जैसे मर चुकी थी। अजीब सी स्थिति हो गई थी उसकी। उसने मनोज से कह दिया था कि वे पढ़ाई के दोस्त हैं, कोई अलग एक्सपेक्टेशन उसे नहीं रखना चाहिए, पर पता नहीं उस पर मनोज ने कौन सा जादू कर दिया था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था।
अल्मोड़ा जाने से पहले जो हालत मनोज की थी, वही स्थिति अब उसकी हो रही थी। लेकिन मनोज के इंतज़ार के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे आज समझ आ गया था कि मनोज किस मजबूरी में अल्मोड़ा गया होगा। मनोज दिल्ली आ गया। उसने श्रद्धा के हॉस्टल की घंटी बजाई। पैरों में पंख महसूस करते हुए श्रद्धा नीचे आई। मनोज के आने से श्रद्धा सुख से भर गई। उसका अकेलापन दूर हो गया। मनोज के कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। कुर्सी पर बैठी श्रद्धा ने आंखें बंद कर लीं। भरी हुई आंखें कब तक भरी रहती? आंसू छलक आए। मनोज चुपचाप बैठा रहा। लगभग 5 मिनट तक दोनों शांत उसी भाव और स्थिति में बैठे रहे। फिर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे पिछले 5 दिन का सारा दर्द, अकेलापन, उदासी से निजात मिल गई हो। क्या हुआ श्रद्धा? मनोज ने पूछा। श्रद्धा के मन का पारखी मनोज शायद उसके मन की हालत समझ गया था। श्रद्धा भी बोलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए सिर्फ मनोज को देखती रही, एकटक। उसने अपनी गीली आंखों की चुगली छुपाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। आंसू और मुस्कुराहट का कंट्रास्ट उसके चेहरे पर था। अजीब स्थिति थी उसकी। आंखें उसके प्यार को दिखाने को आतुर थीं और मुस्कुराहट उस प्यार को छुपाने की असफल कोशिश कर रही थी। श्रद्धा मनोज से कुछ कहना चाहती थी। यह कुछ कहने की हिम्मत वह जुटा रही थी, लेकिन काफ़ी देर तक वह अपने मन की बात नहीं कह पाई और मनोज सांस रोके बैठा रहा। मनोज की अनुपस्थिति में उसकी याद श्रद्धा को बेचैन कर रही थी, लेकिन मनोज के आते ही शायद वह बेचैनी दूर हो गई थी। मनोज की दिल्ली में अनुपस्थिति ने श्रद्धा के मन को विचलित कर दिया था, पर मनोज के आते ही उसका मन उसके नियंत्रण में आ गया। कुछ देर अव्यवस्थित रहने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर एक शांत मुस्कुराहट ही रह गई। वह कुर्सी पर बैठी और उसने इस महीने की प्रतियोगिता दर्पण उठा ली और मनोज को देते हुए कहा, मनोज, तुमने बहुत दिन अपने घर में बर्बाद कर दिए। अब पढ़ाई पर ध्यान दो। लो, ये लेख बहुत अच्छा है। इसमें भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धियां हैं। तुम जोर से पढ़ो। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज समझ गया कि इस लड़की को जीतना असंभव है। मजबूरी में उसने सामने किताब रखकर पढ़ना शुरू किया। दूर दिखने वाला आसमान और उसमें चमकने वाले तारे हमेशा से इंसान के लिए रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहे हैं।